Okay, we'll continue today. उसी को आगे चलाते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे, कल हमने एल्केन और एल्कीन की रिवीजन की थी। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेलो एल्केन्स। राइट, सो हेलो एल्केन की आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं। और वही चीज है, अगर आपको कुछ कहना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, सो ये देखिए, ये क्वेश्चन है। कह रहे जी के ब्रोमो alkanes are widely used in industry, although there is an increasing concern about their environmental impact. Reaction scheme is this. कह रहे complete the figure 4.1 to draw the structure of compound A and compound B. Compound A और compound B का structure आप draw करना है। Name of the compound B. Compound A का structure क्या होगा? शायद ये कल हमने किया भी था। Compound A का क्या structure होगा? सो अगर आप ये देखें, ये एक हेलो एल्केन है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना स्केलेटल में, वो ये किया करें, दोनों कार्बन को लिख के ना इसको बेशक इस स्ट्रक्चरल फॉर्म में ले आया करें इस तरह, तो फिर जरा आसानी हो जाती है। ठीक है, अब ये चीज है, इट इज 1,2 डाइब्रोमो इथेन है। जब आप इसको एक्वस से रिएक्ट करेंगे तो ये चीज हो जाएगी। ये देखें, दोनों बी आर की जगह OH आपके पास आ जाएगा। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग टू डू। राइट, सो so this is OH on the both sides. Here it is. Right? So this is diol. So this is the one that is formed. Similarly, if you go down, if you look at the name of this compound, this is 1,2-ethene. So this is 1-bromo-ethene. This is 1-bromo-ethene that is formed. Right? Okay, next. अगर हम आगे चलते हैं, अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो कह रहा है इन रिएक्शन 5 कंपाउंड बी रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ एनर्जी डिसॉल्व्ड इन एथेनॉल, द प्रोडक्ट ऑफ द products are HBr, H2 and unsaturated hydrocarbon D. Suggest the identity of D. वो कह रहे हैं अब अगर आप इसको, अब ये सुनिए गौर से प्लीज, अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं विद हेलो एल्केन, ये देखिए कह रहे अल्कोहल में डिसॉल्व करके रिएक्ट कराया। तो जब भी आप अल्कोहल में डिसॉल्व करके उसको रिएक्ट कराते हैं, NaOH एथेनॉलिक अगर होगा, यानी डिसॉल्व्ड इन एथेनॉल होगा, तो हमें पता है कि यहाँ एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। सो हेलो एल्केन अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, और यहाँ जो रिएक्शन हुआ है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। राइट, हियर इट इज अ सब्स्टिट्यूशन। देखो भाई, दोनों में फर्क नोट कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों का रिएजेंट, एक NaOH एक्वस है और एक क्या है, NaOH अल्कोहलिक है। राइट, तो एक्वस के साथ क्या रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक के साथ क्या रिएक्शन होता है, दैट इज एलिमिनेशन। अब जब एलिमिनेशन होता है, मैं इसी को फिर, अगर आप कुछ बच्चों को क्लियर ना हो तो आप उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर लिया करें। तो इसी का मैं यहाँ स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखें, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये दो हाइड्रोजन हैं इसके साथ, एक H है और एक ये Br है। ओके, सो अगर आप इसको देखें, हियर इट इज, ये H। तो अब एलिमिनेशन में क्या होता है, तो इफ यू लुक एट द हेलो एल्केन, एलिमिनेशन में क्या होता है कि आपको पता है एक कार्बन से क्या जाएगा, Br जाएगा, और उसके जो एडजेसेंट कार्बन है उससे क्या चला जाएगा, H चला जाएगा, और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये, दिस इज H एंड दिस इज H। राइट, सो ये बन गया C2H2। राइट, सो इट्स अ काइंड ऑफ एल्काइन है ये। गॉट इट, सो दिस इज C2H2 बन गया। ऑलराइट, सो ये था, वो क्या सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ कंपाउंड डी। डी की आइडेंटिटी ये है, दिस इज C2H2। राइट, सो आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया है।
कंफ्यूज नहीं होना कि पहले से डबल बॉन्ड है। आपको एलिमिनेशन का रूल आना चाहिए कि जिस कार्बन से Br जाएगा उसके साथ वाले से H चला जाएगा। राइट, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे जी, ये एक कंपाउंड है CH3 CH2 5 time and then CHBr and then CH3 exist as a pair of stereoisomers. A sample of this reacts with NaOH to make in an SN1 mechanism. अगर आप इसको देखें तो इसमें ये SN1 mechanism फॉलो करेगा। राइट, SN1 होता है यूनिपोलर। आपको याद है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है बच्चों SN1 और एक क्या होता है SN2। SN1 किस में होता है, SN2 किस में होता है? आप कहते हैं अगर प्राइमरी हैलोएल्केन तो उसमें SN2 1 होता है, 2 होता है, और अगर टर्शियरी हो तो उसमें SN1 होता है। ठीक है, सेकेंडरी भी एट टाइम्स SN1 ही फॉलो कर लेते हैं। ये होता है 2 स्टेप में विद कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, और ये होता है 1 स्टेप। ठीक है, और इसमें ये जो SN1 है इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट भी होता है। राइट, सो ये मैंने एक शॉर्टकट रिवीजन चीज बता दी कि क्या होगा। राइट, अब इसमें वो कह रहा है कि ये SN1 फॉलो करेगा, तो ये उसने हमें क्लियर कर दिया कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म। कह रहे कंप्लीट द फिगर 4 पॉइंट व्हिच शो द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस एंड NaOH इंक्लूड द चार्जेस एंड डायपोल्स एंड एवरीथिंग। अब वो कह रहा है कि अगर SN1 है तो 2 स्टेप में होगा। आपको याद होगा पहले स्टेप में ये बॉन्ड क्योंकि पोलर है और हेट्रोलिटिक फिशन से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, CBr बॉन्ड। राइट, सो ये हेट्रोलिटिक फिशन से ब्रेक हो जाता है और SN1 में कोई OH की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती पहले स्टेप में। पहले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल होता है, NaOH का न्यूक्लियोफाइल है ना, OH नेगेटिव, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये हेट्रोलिटिक फिशन से ये बॉन्ड खुद ही ब्रेक हो जाता है। राइट, और वो साथ में एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन जाता है। ये H है, ये CH3 है, ये पॉजिटिव, एंड देन ये CH2 5 टाइम एंड देन CH3। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप में आप कह रहे हैं जी OH नेगेटिव आएगा, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। राइट, और एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये OH उसके साथ अटैच हो जाएगा। ऑलराइट, so this is how this reaction takes place in 2 step। ये उसका पहला स्टेप है और ये उसका दूसरा स्टेप है। राइट, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। अगर उसने कहा होता कि SN2 फॉलो करता है तो फिर हम इधर से इधर डायरेक्ट बना देते। ठीक है बच्चों, और उस केस में हमें OH को भी पहले स्टेप में लाना होता और वो यहाँ इसको प्रोवोकेट भी कर रहा होता। बस इतना सा फर्क होता है। ठीक है, अगर इसी को SN2 से लिखते तो ये देखो अभी जो मैंने लिखा है ये SN2 से है, यानी अगर वो कहता है ये SN2 फॉलो कर रहा है तो फिर ये होता। ये जस्ट रिविजन के लिए बता रहा हूँ। अगर वो कह रहा है कि SN2 फॉलो करता है तो डायरेक्ट ये होता, OH नेगेटिव आके प्रोवोक करता कार्बन को कि अपना CBr बॉन्ड ब्रेक करे, और एक ही स्टेप में साइमल्टेनियसली आना और जाना होता। ठीक है, और ये एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता। अब क्योंकि उसने कहा है ये SN2 का मैकेनिज्म था। ओके बच्चों, ये किसका था? SN2 का था। और अगर वो SN1 कह रहा है तो फिर ये डिफरेंट है, फिर ये चीज है। ये तो देख रहे हैं, फिर OH की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है पहले स्टेप में, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये तमाम कर ली एरोस जो आपके सामने हैं, इनके मार्क्स हैं। राइट, सो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के मार्क्स हैं। ठीक है, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ड्रॉ करने के भी मार्क्स हैं। तो ये 3 मार्क्स इस तरह पूरे हो जाते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब आ जाते हैं आगे। वो कह रहे हैं उसके बाद separate samples of this CH3 CH2 Br and this CH3 CHOH and this right CH2 are tested with different reagent. Complete the equation for this reaction. Okay, अब अगर आप गौर से देख लें तो ये जो रिएक्शन है, ये अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, ये एक हैलोएल्केन है। जब भी आप ऑर्गेनिक को सॉल्व करें तो पहले उसका फंक्शनल ग्रुप देखें। ये अल्कोहल है, ठीक है, राइट, और ये सिंपल
एल्केन की चेन है, ठीक है। अब वो कहते हैं जब आप एल्कीन है, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये ऑल दो उसने डबल बॉन्ड यहाँ दिखाया नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड कि ये चीज है CH3 CH2 5 टाइम CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। अब ये चीज है, वो अब बॉन्ड्स पूरे नहीं होते ना, कार्बन के हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे। अब वो कहते हैं Br2 इन डार्कनेस रिएक्ट कराया। आप कह रहे हैं जी हेलो एल्केन का तो कोई रिएक्शन नहीं है, अल्कोहल का उसने खुद ही बता दिया कोई रिएक्शन नहीं है। हाँ, यहाँ रिएक्शन होगा, यहाँ रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों पे Br आ जाएगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उसने ये नहीं पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी, नहीं, ऑरेंज ब्राउन कलर जो उसका होता है ना, ब्रोमीन का, वो टर्न्स कलरलेस। तो ये लिखना है बच्चों कि ऑरेंज ब्राउन कलर टर्न्स कलरलेस, राइट। PCl5, तो अगेन उसने यहाँ बता दिया हेलो एल्केन का कोई रिएक्शन नहीं है। आगे चल के हमने अल्कोहल के साथ देखा है कि क्या रिएक्शन होता है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि PCl5 जब आता है तो वो Cl से अपने OH को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, और जो बनता है साथ इसके स्टीमी फ्यूम्स ऑफ क्या बनते हैं, HCl। तो इस वजह से यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन हियर, स्टीमी फ्यूम्स। लेकिन PCl5 का कोई रिएक्शन नहीं है एल्कीन के साथ। मैं बार बार कह रहा हूं, ऑर्गेनिक सारी आपको एक गो में याद होनी चाहिए, और जो फंक्शन ग्रुप आपके सामने होता है आपने उसको सोचना है सिर्फ, राइट। आगे आ जाए सिल्वर नाइट्रेट के साथ, व्हाट हैपेंस विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप कह रहे हैं जी यस, यस नहीं, ये बी आ रहा है। अगर ऑफ वाइट क्रीम प्रेसिपिटेट्स, यस, क्रीम प्रेसिपिटेट्स होंगे या ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे, राइट, दोनों लिख सकते हैं। और व्हाट अबाउट दिस, आप कहते हैं ऑब्वियसली नो रिएक्शन, और इसके साथ तो उसने खुद ही बता दिया देयर इज नो रिएक्शन, राइट। सो ये दिस इज हाउ द रिएक्शन और ऑब्जर्वेशंस दे हैव टू कम, राइट। सो जब ऑब्जर्वेशन कहेगा तो आपने ऑब्जर्वेशन ही ध्यान में रखना है, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। वो कह रहा है ये एक हैलो एल्केन है हीटेड विद D टू प्रोड्यूस 3 डिफरेंट E F एंड G। अब आप गौर से देखें तो E भी क्या है, एक एल्कीन है, F भी क्या है, एक एल्कीन है, G भी क्या है, एक एल्कीन। तो ये तीनों क्या है, E F एंड G आर 3 एल्कीन्स, राइट। सो वो कह रहे हैं कंपाउंड दिस हीटेड विद D, क्या ऐसी चीज है कि हेलो एल्केन से एल्कीन बनता है। अभी हम ऊपर आप पढ़ के हेलो एल्केन के 2 ही रिएक्शन होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा, तो यहाँ क्या हो रही होगी, एलिमिनेशन ही हो रही होती है, क्योंकि एल्कीन एलिमिनेशन में ही बनता है, राइट। तो आप कहते हैं जी दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज एलिमिनेशन। याद है ना, एक कार्बन से एच जाता है और साथ वाले से हैलोजन चला जाता है, जैसे Br। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई डी एंड कंडीशंस यूज्ड। क्या कंडीशन यूज होती है, एथेनॉलिक NaOH या KOH। तो आप कहते हैं जी NaOH, लेकिन एक्वस नहीं, एक्वस हो तो सब्स्टिट्यूशन होती है। NaOH इथेनॉलिक, यानी डिसॉल्व्ड इन व्हाट, एथेनॉल, और हीट अंडर रिफ्लक्स। डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर्स ऑफ unbranched hydrocarbon that causes its molecules to show the stereoisomerism. Explain how this features leads to stereoisomerism. वो कहते हैं जी डी का कोई ऐसा फीचर बताएं, सॉरी, अनब्रांच का, जो इसको स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो कराता है। स्टीरियोआइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है, सिस ट्रांस और ऑप्टिकल। तो डबल बॉन्ड है यहाँ, तो डबल बॉन्ड में कौन सा होता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यस। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आप कहते हैं जी कि उसने कहा डिस्क्राइब एसेंशियल फीचर्स ऑफ अनब्रांच। तो क्या एसेंशियल फीचर है, देयर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और इससे क्यों 2 डिफरेंट ओरिएंटेशन ओरिजिनेट हो जाती हैं, इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्री रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फ्री रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो 2 डिफरेंट ओरिएंटेशंस ओरिजिनेट हो जाती हैं, 2 डिफरेंट ओरिएंटेशंस
ओरिजिनेट, एक वो जिसमें सेम साइड पे होते हैं नोन एज व्हाट, सिस आइसोमर, और एक वो जो डिफरेंट टाइप्स पे होते हैं नोन एज ट्रांस आइसोमर। सेम साइड सिस आइसोमर, सिमिलर एटम्स, opposite side trans isomer, राइट। तो दिस इज, जब भी आपने एक चीज नोटिस कर लिया एल्कीन आएगा, एल्कीन के साथ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जरूर आपको ओरिजिनेट कॉमा सेम साइड सिस आइसोमर द सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स, और ऑपोजिट साइड पे ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट कह रहे हैं substitution reaction of NH3 and OH negative with halogen or alkane both involve lone pair of electrons. Name the role of ammonia and OH negative in this reaction. जब भी किसी के पास lone pair of electron हो तो आप उसे क्या बुलाते हैं ऑर्गेनिक में? न्यूक्लियोफाइल, राइट। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उसे क्या बुलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। सजेस्ट व्हिच स्पीशीज NH3 और OH नेगेटिव इज मोर रिएक्टिव ड्यूरिंग दीज रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ऑब्वियसली OH नेगेटिव इज मोर रिएक्टिव। और क्यों मोर रिएक्टिव है? इसकी वजह भी NH3 क्योंकि न्यूट्रल है, ठीक है, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, जिसकी वजह से अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन होता है ना, तो कार्बोकेटाइन में ये ज्यादा अट्रैक्टिव है। अभी ऊपर मैंने मैकेनिज्म कराए SN1 SN2, लेटर ऑन यू कैन गो थ्रू इट टुवर्ड्स कार्बोकेटाइन। ओके, नेक्स्ट कह रहे जी 2-bromo-2-methyl propane reacts with OH negative. Two mechanism SN1 and SN2 both occur. SN2 mechanism has a slower rate. Shows the reaction pathway diagram for SN1 mechanism. डायग्राम पाथवे फॉर SN2 मैकेनिज्म। बच्चों SN2 में एक तो उसने कहा है कि इसका रेट स्लो है। जब रेट स्लो होता है तो आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। रेट कभी स्लो होता है ना, जब रेट फास्टर कब होता है? जब एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। तो आप कहते हैं जी एक तो, और दूसरी बात ये कि SN2 कितने स्टेप में होता है? ऊपर मैंने बताया SN2 कितने स्टेप में होता है? SN2 और SN1, तो ये अगर SN1 है तो SN2 अगर एक स्टेप में हो रहा है तो इट सिंपली हैज वन एक्टिवेशन, राइट। सो ये क्योंकि स्लो था इसलिए मैं इसको बहुत हाई लेके गया, राइट। सो नाउ ये जो है ना, ये EA1 है जो दो स्टेप में होता है, याद रखना उसकी दो एक्टिवेशन एनर्जीज होती हैं। जो एक स्टेप में होता है उसकी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एंड दिस इज ऑल द वे अप, ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर दिस। So this is a high activation energy, right? Okay, next. Complete the 4.2 to show the mechanism for SN1. Again उसने कहा है बच्चों SN1, SN1 वो होता है जो कि टू स्टेप में होता है, और किस में होता है वो? टर्शरी में, जो कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट कर सकते हैं। When CH3 CHBr C2H5 reacts with NH3 to produce this compound, include the partial positive partial charges and everything, right? और वो कह रहा है जी आप इसको ड्रॉ करेंगे, कहां से कहां क्या बनेगा जी, कौन बताएगा किधर से किधर क्या बनेगा, राइट जी। अगर आप इसको देखें तो आप कहते हैं जी ये साइड पार्शियल नेगेटिव है, ये साइड पार्शियल पॉजिटिव। अब क्योंकि SN1 है पहले स्टेप में कोई प्रोवोकेशन नहीं इन्वॉल्व फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, SN1 में ये खुद ही हाइड्रोलिटिक फिशन से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा। एंड व्हाट हैपेंस इन द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों? व्हाट हैपेंस इन द सेकंड स्टेप? कौन आएगा? द न्यूक्लियोफाइल। हु इज द न्यूक्लियोफाइल with NH3 to produce this? कौन आएगा इसके साथ?
ऊपर आगे अटैच भी है, व्हाट डू यू थिंक? वेयर इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये दिस इज गोना अटैक दिस, राइट? अटैक का मतलब है कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करके क्या बना देगा? डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, राइट? बॉन्ड बना लेगा उसके साथ, और आपने देखा वो उसके साथ अटैच भी हो गया, राइट? अब देखिए इन दिस केस इसने एक एडिशनल स्टेप भी हमें दे दिया करने को। ये दोनों स्टेप आप कर सकते हैं। अब जैसे ये NH3 इसके साथ अटैच हो गया, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है इसमें? NH2। तो इसका मतलब है एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब जो वो हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, व्हाट डू यू थिंक? लेट्स से वो ये वाला बॉन्ड है जो ब्रेक हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर फिर किसके पास जाएगा? हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, या होमोलिटिक फिशन होगी? होमोलिटिक फिशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो तो नहीं हो सकता। ये देखें तो किसके साथ गया नीचे? देखें NH2 बनना था ना, तो ये दो नाइट्रोजन के साथ रह जाने थे, राइट? तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया? नाइट्रोजन, जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया और वो हाइड्रोजन इसमें से अलग होके H पॉजिटिव बन गया, जो हमने यहाँ लिखा नहीं हुआ, ये वाला। ओके, सो दिस इज एक एक्स्ट्रा मार्क था इसमें, क्योंकि बाज दफा ये बच्चे पूरा भी लिख सकते हैं। सो अगर NH3 आया है तो आपने ये ध्यान में रखना है कि इस तरह करना होगा आपको। आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड दैट फॉर्म्स इन द रिएक्शन 4.2। वो कह रहे हैं आपके ख्याल में व्हाट इज द इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड? ये जो H पॉजिटिव निकला है, ये अमोनिया के साथ मिलके कौन सा आइन बना देगा? अमोनियम आइन। और सब्स्टिट्यूट कौन हुआ है वहां से? ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन हुई थी यहाँ पे, इसके रिजल्ट में कौन सा आइन आया था? तो फिर ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? yes, so ammonium bromide is the inorganic product. It is ammonium bromide. yes, NH4Br भी लिख सकते हैं। जब वो स्पेसिफाई नहीं करते कि आपने फॉर्मूला या नाम क्या लिखना है, तो यू कैन राइट एनीथिंग। गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का वो कह रहे हैं जी सिस्टमैटिक नेम क्या होगा? इधर देखें, ये चीज है, CH3 है, फिर आगे CH के साथ NH2 है, और फिर आगे CH2 CH3। हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, वो ब्यूटेन है। 4 कार्बन की चेन है और 2 पे अमाइनो अटैच है, सो 2 अमाइनो ब्यूटेन। सिंपल है, ठीक है? या फिर इसको ब्यूटाइल 2 अमाइन भी कह सकते हैं, ठीक है? बट स्ट्रेट ये है कि 2 अमाइनो ब्यूटेन रखें, राइट? अब हम स्विच करते हैं बच्चों। आपको ओवरऑल अब क्लैरिटी होगी, SN1 भी कवर हो गया, SN2 भी कवर हो गया, एलिमिनेशन भी हो गया, सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, और टेस्ट भी हो गया सिल्वर नाइट्रेट डालने से वो जो ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आते हैं, राइट? अब मैं अल्कोहल पे स्विच कर रहा हूँ। नहीं, ऑफ वाइट इन केस ऑफ ब्रोमीन और व्हाइट इन केस ऑफ क्लोरीन। आयोडीन में येलो प्रेसिपिटेट्स। जी, हेलो एल्केन का टेस्ट होता है। सिल्वर नाइट्रेट इन एथेनॉल या एक्वस डिसॉल्व करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करके डालते हैं तो वो बन जाता है। इसमें एक सवाल नहीं आया, वो मैं रिवाइज करा देता हूँ, जिसमें वो सवाल ये पूछते हैं कि रेट ऑफ हेलो एल्केन। ये देखो, आपको याद है या नहीं कि जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? वो सवाल नहीं आया अभी यहाँ सामने, लेकिन कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है? वो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। CCl CBr CI, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन फास्टर हो जाती है। इसीलिए वो अगर आयोडो हो तो उसके सबसे जल्दी बनते हैं येलो प्रेसिपिटेट्स, राइट? वो ये चीज है। तो देखो, अगर ये C है, इधर देखें बच्चों, ये CCl है, ये CBr है, और ये CI है। तो जब ये बॉन्ड लेंथ बढ़ती है ना, तो अगर इसी OH नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट होना है तो वो क्या बन जाएगा? COH, ठीक है? तो आप कहते हैं जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इन तीनों में जो सबसे जल्दी सब्स्टिट्यूशन होगी वो किसकी होगी? I की। तो ये चीज बन, ओके, सो दिस इज द वन दैट टेक्स क्विकली। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। H2O reacts with both inorganic and organic compounds. Explain why alcohols are less acidic than water. Alcohols less acidic than water क्यों है? राइट, ये जी अल्कोहल और वाटर में आपको डिफरेंस में लिख देता हूँ। ये देखें, ये वाटर है ना, एसिडिटी का लिंक होता है बच्चों, इधर देखें कि ये जो बॉन्ड है ना OH का, ये कितना स्ट्रॉन्गर है।
क्योंकि जितना ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी लेस आयोनाइजेशन। जब आप एक अल्कोहल ले लेते हैं, ये CH3 है जैसे, तो इसमें ये जो अल्काइल है मिथाइल, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको हम बोल रहे हैं EDG। ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है टुवर्ड्स ये जो ऑक्सीजन है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन डोनेट कर देगा, इधर देखो, जस्ट टू शो मैं बता रहा हूं, ये इस तरह होगा। तो ये जो OH बॉन्ड है, ये वाटर है ना, और ये अल्कोहल है। इस इफेक्ट को कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये OH बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। जब स्ट्रॉन्गर होगा तो आयनाइजेशन क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? लेस एसिडिक हो जाएगा, राइट। अब उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है, व्हाई अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। उसने ये सवाल पूछा ही नहीं। अब आपकी दफा वो ये कह सकता है कि पहले बताओ अल्कोहल और पानी में से कौन लेस एसिडिक है। तो पहले आपने बताना है कि कौन लेस एसिडिक है, और वो क्या है? अल्कोहल है। और फिर आपने क्या बताना है कि इन अल्कोहल्स, क्योंकि कोई अल्कोहल उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो इन अल्कोहल CH3 यानी अल्काइल ग्रुप is electron donating group, ठीक है, which has a positive inductive effect, which has positive inductive effect, ठीक है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि अपने इलेक्ट्रॉन पास कर देता है टुवर्ड्स OH, राइट। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, पास्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स OH, making OH bond stronger, hence less ionization and less acidic as compared to water। जबकि पानी में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हाइड्रोजन है ना पानी में OH के साथ जो अटैच। तो ये प्रिसाइज आंसर आपको लिखना होगा बच्चों। अब वो पूछ भी सकता है, अब ये तो मैथनॉल था ना, अगर एथेनॉल कर देंगे, अब देखो एथेनॉल में अल्काइल ग्रुप और बड़ा हो जाता है। तो कॉमन सेंस क्या कहती है? जितना अल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा उतना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। तो जितना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा उतनी एसिडिटी कम होती जाएगी। सो एथेनॉल इज इवन लेस एसिडिक देन मैथनॉल, राइट। सो इसलिए अल्कोहल्स पानी से कम एसिडिक होते हैं, और फिर जितनी अल्कोहल बड़ी होती जाती है उसकी एसिडिटी कम होती जाती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें बच्चों ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मोल्स का भी आता है इसके साथ, अल्कोहल के साथ मिलके। वो कह रहे हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस 0.2 मोल्स ऑफ Q रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ सोडियम टू प्रोड्यूस टोटल 44.8 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट RDP, राइट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब लेक्चर भी देखें तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि ये बेसिकली ये रिएक्शन होता है कि अगर ये एक अल्कोहल है ना, अभी मुझे नहीं पता कौन सी अल्कोहल है, तो जब वो Na के साथ रिएक्ट करती है, जब वो Na के साथ रिएक्ट करती है तो Na क्या करेगा? इस H को डिस्प्लेस कर देगा। ये इक्वेशन लिख लीजिए प्लीज। जब ये इस H को डिस्प्लेस करेगा तो ये बनेगा RONA प्लस हाफ H2, क्योंकि एक H डिस्प्लेस हुआ ना यहां से। एक H डिस्प्लेस हुआ ना, तो हाफ H2। अब ये रेशियो आपने याद रखना कि अगर एक अल्कोहल हो और उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो ऑब्वियसली वो दो पूरा हाइड्रोजन गैस नहीं बन सकता, आधा मोल बनेगा, क्योंकि पूरे हाइड्रोजन गैस के लिए दो OH चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ, लॉजिक समझ आ गई। अब उसने जो चीज दी है वो हमें कहा है कि इसका 44.8 cm क्यूब है, और आपको पता है ना मोल्स का कोई भी क्वेश्चन हो तो मैंने आपको कहा एक SOP होती है उसकी। पहले क्वेश्चन को हमेशा आपने करना होता है अंडरस्टैंड,
फिर देखना होता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि मुझे गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। फिर दूसरा होता है रेशो, कि जो वैल्यू गिवन है और जो फाइंड करनी है उनके बीच क्या देखनी होती है, रेशो। और तीसरे में आपने उसको कंपेयर कर देना होता है। बस ये सिंपल 3 स्टेप, चौथा कोई स्टेप नहीं है मोल्स के हर क्वेश्चन में। तो पहले इसको फॉलो करते हुए मैं देखता हूँ मुझे क्या गिवन है। फाइंड करना तो मुझे पता है ना, OH ग्रुप मांग रहा है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का, और साथ में क्यू के, ये क्यू है, तो क्यू के 0.002 मोल्स दिए। अब गिवन वैल्यू अगर तो मोल्स में है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर मोल्स में नहीं है तो आपने उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होता है बगैर सोचे समझे। आप कहते हैं ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, मैं इसको 24,000 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा मोल्स ऑफ गैस। सो अगर किसी के पास कैलकुलेटर, आई नीड हेल्प। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 44.8 डिवाइडेड बाई 24,000, तो मेरे पास इसके मोल्स आ जाएंगे। क्योंकि जब गिवन वैल्यू, हमेशा मोल्स का रूल है, मोल्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गिवन वैल्यू अदर देन मोल्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जो भी वैल्यू गिवन थी उनको देखा कि अगर वो वॉल्यूम है, कॉन्सेंट्रेशन है, मैस है, तो मैंने उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, मोल्स में। तो क्या आया, 0.0018 मोल्स आ गए थी इसके, राइट। सो रफली अगर आप इसको देखें तो 0.002 मोल्स आ गए। ठीक है, इसके ऑलरेडी कितने हैं, 0.002 मोल। अब हम सिंपलेस्ट रेशो ढूंढने जा रहे हैं कि इनकी आपस में रेशो क्या आ रही है। छोटी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से, हाइड्रोजन गैस के। उसने ऊपर देखे ना, कहा हुआ है कि 44.8 सीएम क्यूब ऑफ गैस प्रोड्यूस हुआ है, और वो हाइड्रोजन गैस है। वो मैंने इस इक्वेशन के थ्रू बताया है कि जब अल्कोहल मेटल से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। उसका वॉल्यूम था, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। तो अब 0.002 से दोनों को डिवाइड करें, क्या रेशो आ रही है, 1:1 आ रही है। तो 1:1 तो तभी आ सकती है, तो देखें अगर एक OH होता तो फिर 1 रेशो क्या आती, 0.5। 1:1 तभी आ सकती है जब उसमें कितने OH ग्रुप होंगे, 2 OH ग्रुप होंगे, तभी ना। यानी अगर कोई एक अल्कोहल इस तरह हो कि उसके OH दोनों साइड पे हो, फिर आप उसको Na मेटल से रिएक्ट करें, तो फिर आप कहते हैं ये भी डिस्प्लेस होगा, ये भी डिस्प्लेस होगा, तो फिर तो ये RONA बन गया प्लस H2 गैस, राइट। तभी इसकी रेशो 1:1 आ सकती है। सो दैट टेल्स यू कि कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, 2 हाइड्रोजन। सो इसमें करना सिंपल, अब आप समझ गए कि मोल्स ऑफ गैस निकालने हैं और जो मोल्स ऑफ अल्कोहल निकालने हैं, और उनको आपस में सिंपलेस्ट रेशो कर देना है, छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देना है, और जो भी रेशो आएगी वो आपको बता देगी। अगर रेशो 1:0.5 आती है, यानी ये अल्कोहल है और ये H2 गैस है, तो फिर कितने OH हैं उसमें, एक। अगर 1:1 आ जाती है तो फिर कितने OH हैं इसमें, 2। और अगर रेशो सिमिलरली कैरी ऑन ज्यादा होती जाती है, हर एक OH के आने से आधा मोल हाइड्रोजन गैस ऐड होती जाती है। ओके नेक्स्ट। अब इसमें जो अल्कोहल का सेक्शन है, इसमें वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मैकेनिज्म, बिकॉज अल्कोहल में कोई मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं। 3, 2, इनकी जो आपस की रेशो निकाली है 1:1 है। नहीं, ये इसके भी 0.002 मोल थे, इसके भी 002 थे, तो दोनों को 0.002 से डिवाइड किया तो क्या रेशो आ गई। तो 1:1 जब आएगी तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, 2 OH होंगे। नीचे मैंने प्रूफ किया है, इधर देखो, 1:1 जब आएगी तो कितने OH होंगे, इधर भी OH है, इधर भी OH है, राइट। ये भी ONA बन जाएगा, ये भी ONA। सॉरी, वो तो मैंने बैलेंसिंग के लिए लगाया ना ये 2। अगर दो किसी अल्कोहल में देखें, फॉर एग्जांपल ये चीज है, ईथेन डायोल है, मैंने इसको Na से रिएक्ट कराया। असूल क्या है कि Na हमेशा इस H को डिस्प्लेस कर देता है, तो अब 2 H हैं, दोनों डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो जब Na रिएक्ट करेगा, एक ये H भी जाएगा, ये H भी जाएगा, तो कितने Na चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देते हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आएगा, ONA इधर भी आ गया, CH2 CH2, ONA इधर भी आ गया।
अब जो दो हाइड्रोजन निकले हैं वो दोनों मिलके क्या बना देंगे? तो मोलर रेशियो क्या आई है बिटवीन अल्कोहल एंड हाइड्रोजन गैस? 1 mole of ethanediol reacts to produce 1 mole H2। लेकिन अगर ये CH3OH होता और आप इसको Na से रिएक्ट कराते, फिर ये इसको डिस्प्लेस करता, क्या बन जाता? CH3ONA प्लस H2 नहीं होता, एक हाइड्रोजन गया है ना, तो हाफ हो जाता। तो क्या रेशो आई है? अब जो मैंने क्वेश्चन किया है उसमें उसने मुझे कहा कि इसके 0.002 मोल्स हैं और इसका 44.8 cm³ वॉल्यूम है। तो मैंने पहले इसको 24,000 से डिवाइड किया, तो मैंने देखा इसके मोल्स भी 0.002 आ गए, इसके भी 0.002 थे। किसी भी उसकी सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी हो तो क्या करते हैं, छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं ना। तो ये ऑलरेडी सेम है, दोनों को 0.002 से करें ताकि मुझे सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए। तो क्या आ रही है सिंपलेस्ट रेशियो की? जब ये 1 मोल अल्कोहल रिएक्ट कर रही है तो उससे 1 मोल हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो वो सिर्फ कब बन सकती है? जब कितने OH होंगे? 2 OH होंगे। तो उसने पूछा ये था कि कितने OH हैं इसमें, तो उससे मैंने अंदाजा लगा कि ये इसमें 2 OH होंगे। ये अंदाजा नहीं लगाया, मैंने प्रूव किया है भाई, माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गया अंदाजा लगाया। इज इट नॉट क्लियर येट? ये वर्किंग समझ आ रही है, आपका क्यों नहीं समझ आया? टू आया वर्किंग समझ आ रही है कि आपने क्यों किया है? वो देखो रूल है ना कि अगर एक OH होगा अल्कोहल में तो जो रेशो आएगी वो 1:0.5 आएगी। ये आपको समझना है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। यस, कि हाइड्रोजन गैस और अल्कोहल की जो आपस की रेशो होगी, 1 मोल ऑफ अल्कोहल इज गोना प्रोड्यूस 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर उसमें एक OH होगा। और अगर उसमें 2 OH होंगे तो फिर वो क्या रेशो देगा? 1:1। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। जो मेरे पास क्वेश्चन था मैंने उसमें निकाली है रेशो, तो रेशो आई है 1:1। तो इसका मतलब इसमें 2 OH होंगे। नेक्स्ट जी, अगर रेशो रेशो देखती है ना आप, 1:0.5 आएगी तो एक OH होगा, 1:1 आएगी तो 1:1.5 आएगी तो 3 OH हो जाएंगे, 1:2 आएगी तो 4 OH हो जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्वेश्चन है कोई? पूछ लें, करें साहब। कौन है? शहीर एजाज बोले। सर नहीं सर, समझ आ गई। मैंने पूछा था शहीर ट्वेंटी फोर एजाज थाउजेंड कैन से यू हेयर क्यों। मी? यस सर, मैंने पूछा था आपने 24,000 से क्यों डिवाइड, मुझे वो समझ आ मोल्स गया वो निकालने आपने। के लिए। हाँ ठीक, समझ आ गया। थैंक यू। ओके ओके। Compound A, B, C belong to the alcohol homologous series. Each molecule of A, B contains 4 saturated carbon atoms. Right? कह रहे जी कि आपने ये बताना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शोन इन सैचुरेटेड कार्बन एटम्स ऑफ एन अल्कोहल। एक बात याद रखें, जो अल्कोहल होती है, यस, बल्कि मैं इसको इस तरह ले लेता हूं, ये सब पे अप्लाई हो जाएगा कि अगर एक कार्बन है ऑर्गेनिक में या कहीं भी, अब ये प्लीज अपने पास नोट कर लीजिएगा, ये बार बार आता है इसमें सवाल। अगर एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चों, सॉरी सिंगल बॉन्ड होगा सारे, तो उसकी हिब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगर डबल बॉन्ड कार्बन होगा तो उसकी हिब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसकी sp होगी, यानी दैट कार्बन इज sp हाइब्रिड। अब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शोन इन द सैचुरेटेड कार्बन ऑफ। अब सैचुरेटेड क्या है? सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन क्या है? सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। सो इसका मतलब अगर वो अल्कोहल सैचुरेटेड है, उसमें दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए? sp3। Identify the gas produced when Na is added to
the separate samples of each alcohol. कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन. डिस्क्राइब द रोल ऑफ Na when it reacts with alcohol. मैं ऊपर चला जाता हूं, अगर आप गौर से देखें तो ये Na का यहाँ पे क्या है? चार्ज 0 है, और यहाँ पे इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, क्योंकि इस पे नेगेटिव है ना, तो +1 चार्ज आता है. तो अगर किसी का 0 से +1 हुआ है तो उसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन. और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट होता है? वो रिड्यूसिंग, राइट? तो व्हाट इज द रोल? यस, द रिड्यूसिंग एजेंट. और अल्कोहल की ऑब्वियसली रिडक्शन हुई है जी. The table 4.1 shows the results of two tests on separate samples of A, B, and C. Heat under reflux A reduce the structure of A. Okay, अब वो कह रहे थे कि आपको ये बताना है कि A क्या चीज है. A एक अल्कोहल है, ये ऊपर उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है. A, B, C belong to alcohol homologous series. अब ये तीनों अल्कोहल है, ठीक है, और तीनों में सिंगल बॉन्ड है. कह रहे जी A जो है, अगर आप देखें तो वो रिमेन्स ऑरेंज, यानी इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही. एक ऐसा अल्कोहल जिसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही. कैसा होता है कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन ना हो? यस, आप कह रहे हैं जी एक तो मुझे फौरन पता चल गया, इट्स मस्ट बी अ टर्शियरी अल्कोहल. तो आप खुद एक कार्बन बनाएं, इसके साथ OH लगाएं, और बाकी तीनों क्या लगाने हैं उसके साथ? कार्बन. तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन अटैच कर देते हैं. तो इधर भी CH3 होगा, इधर भी CH3 होगा, और इधर भी CH3 होगा. तो आप कहते हैं एक स्ट्रक्चर तो मुझे मिल गया. प्लस नो विजिबल चेंज विद आइडोफॉर्म. आइडोफॉर्म पता है ना, आयोडीन जो टेस्ट होता है वो. डिड्यूस द पॉसिबल नेम फॉर बी. अब बी की ऑक्सीडेशन हो रही है बच्चों. नहीं, मैं बताने लगा हूं. बी की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका मतलब है बी एक ऐसा अल्कोहल है जो सेकेंडरी या प्राइमरी है. लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि इसकी वो नहीं हो रही, अगेन आइडोफॉर्म से रिएक्शन नहीं हो रहा. अब कौन सी अल्कोहल आइडोफॉर्म से रिएक्शन देती हैं, आयोडीन से सॉरी रिएक्शन देती हैं? वो ये है कि या तो CH3 CHOH हो, ठीक है, और उसमें अगर आप प्राइमरी अल्कोहल देखें तो वो हाइड्रोजन यहां लगा दें तो एथेनॉल. इसका मतलब है कि ये जो अल्कोहल है वो एथेनॉल तो नहीं हो सकती, क्योंकि एथेनॉल की अगर आप ऑक्सीडेशन होती है, लेट्स से अगर एथेनॉल की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, तो फिर अगर सॉरी एथेनॉल होती तो आइडोफॉर्म के साथ देता ना टेस्ट. तो इसका मतलब है ये एथेनॉल तो है ही नहीं. 4 कार्बन वाली प्राइमरी अल्कोहल ये हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर उसने कहा ना कि देयर इज अ 4 कार्बन सैचुरेटेड है, ठीक है, और आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा. अगर 4 कार्बन सैचुरेटेड है, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कोई भी 4 कार्बन प्राइमरी अल्कोहल हो सकती है, ये सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकती है, ठीक है. तो आप कहते हैं जी लेट्स से इट इज पॉसिबल नेम, हम कह देते हैं जी दिस इज ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 तो ब्यूटेन 2 नहीं हो सकती, ब्यूटेन 1 अगर 2 होता तो फिर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती, ठीक है. ब्यूटेन 1 सॉरी, वो ये होता है ना कि अगर किसी अल्कोहल में ये चीज है, ये देखो कि CH3 नेक्स्ट टू CHOH हो तो भी येलो पीपीटी आ जाते हैं, और अगर CH3 CHOHR हो तो भी येलो पीपीटी आ जाता है. यानी CH3 नेबर ऑफ दिस है. अब जैसे तीसरा देखो, तीसरे में क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और येलो पीपीटी भी दे रहा है. तो इसका मतलब है मैं इसको ये कर सकता हूँ, येलो पीपीटी कब देगा कि अगर CH3 CHOH और 4 कार्बन पूरे करने के लिए ये कर दो, तो ये देगा ना येलो पीपीटी, क्योंकि CH3 नेक्स्ट टू CHOH है, और ये येलो पीपीटी आयोडीन डालने से जो येलो पीपीटी अल्कोहल देता है ना, वो ये अल्कोहल है, ठीक है. तो आप कहते हैं हाँ, अगर ब्यूटेन 1 रोल करें, ये देखो, तो ये तो ऑक्सीडेशन होगी लेकिन ऑरेंज पीपीटी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 होना चाहिए टू गेट द ऑरेंज पीपीटी, येलो पीपीटी. माय अपॉलॉजीज. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ C? इट कुड बी ब्यूटेन 2 और भी पॉसिबल ऑप्शन हो सकती हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसी को कंसिडर किया है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल
कोई भी आप 4 कार्बन अल्कोहल बना दें, राइट। अब मिसाल के तौर पे इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी देख सकते थे, इधर देखें फॉर एग्जाम्पल। आप देखें, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं या आपको टाइम है वहां पे, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप कहते हैं 4 कार्बन अल्कोहल जो है ना वो ये है, तो मैं खुद से इसके आइसोमर बना लेता हूँ। जैसे 1 2 3 4 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा देते हैं, तो ये ब्यूटेन 1 बन जाएगा। 3 कार्बन उसमें लगाते हैं, एक ब्रांच में लगाते हैं, तो ये भी ब्यूटेन 1 होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1। ठीक है, इससे छोटी चेन नहीं हो सकती, तो पोजीशन आइसोमर बनाएं तो ये क्या होगा, ब्यूटेन 2। इसका पोजीशन आइसोमर बनाएं तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2। ठीक है, तो आप कहते हैं ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते थे। अब इनको अपनी उस एक्सप्लेनेशन में फिट कर लें। क्या ब्यूटेन 1 जो है वो ए हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि ब्यूटेन 1 की ऑक्सीडेशन होती है, हाँ होती है। क्या वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है? नहीं देता, क्योंकि CH3 नहीं है नेक्स्ट टू दिस। इस कार्बन के साथ ना जिसपे OH लगा हुआ है, उसके नेबर में, एक्सक्यूज मी, उसके नेबर में CH3 होना चाहिए था टू गिव द आयोडीन वाला टेस्ट, येलो PPT, जो कि नहीं है। ठीक है, सो आप कहते हैं जी कि ये जो है C4H10O, उसका ये पॉसिबल ऑप्शन ए हो सकता है। इवन ये भी ए हो सकता है, क्योंकि वो भी तो येलो प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि उसके आगे भी CH है, CH3 नहीं है। सो ए ये दोनों हो सकते। ठीक है, बी में कह रहा है कि आप कहते हैं हाँ ये बी हो सकता है, क्योंकि ये CH3 नेक्स्ट टू CHOH है, ये बी हो सकता है। व्हाट अबाउट दिस? आप कह रहे हैं ये बी नहीं हो सकता क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा। आप कहते हैं हाँ ये वो हो सकता है जो ए है। ए था ना, सॉरी, हाँ ये सॉरी ए है, राइट। सो दिस इज हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, कि आप खुद से उसके, जब उसने बता दिया ना कि 4 कार्बन है, तो आप उनके खुद से आइसोमर बना लें और फिर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इलाबरेट कर लें। अदर देन दिस कि आप यहां से जाएं। समझ आ गया बात, कि चारों ऑप्शंस बना के उसके बाद देख लें कौन सा कहाँ फिट होता है। पेंटेन 2 देता है ना आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है वो ये पेंटेन 2 सी हो सकता था। जी, ये जो हमारा है ना ये सी है, बी नहीं है, सॉरी ये सी है। ठीक है, और ये हमारा जो ऑरेंज प्रेसिपिटेट टर्शरी है वो ए है। ठीक है, और ये दोनों बी हो सकते हैं, ये भी और ये भी। ओके, अब इसी तरह अगर पेंटेन 2 होता आप उसके सारे आइसोमर बना लेते और फिर जो जहां फिट हो रहा था डिस्क्रिप्शन में वो बता देते कि ये कौन सा हो सकता है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, एक आसान भी और एक थोड़ा मुश्किल। अब वो कहते हैं प्रोपेन 2 है ये। ठीक है, सम टाइम एडेड टू द फ्यूल टू हेल्प इट बर्न। ठीक है, ये प्रोपेन 2 है। आपको प्रॉब्लम हो रही हो ना इस स्ट्रक्चर से, ये स्केलेटन से, तो मैं बार बार कह रहा हूं आप इसका दूसरा ये वाला बना लिया करें, ये प्रोपेन 2 है। ठीक है, ये मैंने इसका बना लिया ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये टर्शरी अल्कोहल है, इसके साथ तीनों तरफ CH3 है, बीच में OH है। ठीक है, इसी को उसने, आप देख रहे हैं ये यहाँ बनाया हुआ। जी, सॉरी, प्रोपेन 2 है, माय अपॉलॉजीज, यू आर राइट। प्रोपेन 2 मैंने 2 मिथाइल प्रोपेन 2 बनाया जी। अब प्रोपेन 2 है ये। अब वो कह रहे जी अब आपको ये 4 उसने स्कीम दी है। अब यहाँ आपको अल्कोहल के सारे रिएक्शन आने चाहिए, तो फौरन याद आ जाता है, अच्छा K2Cr2O7, तो इसका मतलब है क्या हो रही होगी इसकी ऑक्सीडेशन। तो अगर प्रोपेन 2 एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो उसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, ऑब्वियसली कीटोन बनेगा। तो आप कहते हैं जी ये तो के जो है वो ये चीज है, डबल बॉन्ड हो, इसी को मैं यहां से देख के बना रहा हूँ, तो ये CH3, यही चीज बन गई ना। ठीक है, और अगर आप स्केलेटल फॉर्म में बनाना चाहें तो आप कहते हैं ये चीज बन। ठीक है, अब कह रहे हैं जी एक्वस अल्कलाइन आयोडीन के साथ रिएक्शन है, ये वही जो अभी मैं बोल रहा था कि आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे होगा विद दिस, राइट। तो कहता है जी उसने स्ट्रक्चर खुद ही दे दिए, के का स्ट्रक्चर कह रहा है, एल का भी दे दिया उसने। ओके, और यहां देखें क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, इसकी इलिमिनेशन कर रहा है। और इलिमिनेशन में आपको पता है इधर से OH जाएगा और साथ वाले से H चला जाएगा, और उनके बीच क्या बन जाएगा, तो वो कौन सा बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगी ना, एक एल्कीन बन जाएगी, राइट। ऐसे ही है ना।
अब वो कह रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ के, वो हमने ड्रॉ कर दिया। स्टेट द ऑब्जर्वेशन यू वुड मेक इन रिएक्शन टू। रिएक्शन टू अल्कलाइन एक्वस आयोडीन डालने से क्या होता है बताएं। यस, तो आप कह रहे हैं जी इसके येलो पीपीटी आएंगे। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल है ना ये, तो इसकी ऑक्सीडेशन से ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक है, वो कह रहे हैं स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज शोन इन रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 में जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, सॉरी दैट इज द एलिमिनेशन, राइट। दोनों यूज हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलोंग विद हीट। जी जी, complete to show the pi bonds formed between the orbital overlap। ठीक है, वो कह रहे हैं पाई बॉन्ड दिखाने हैं। और आपको याद है सिग्मा बॉन्ड जब दो ऑर्बिटल यूं ओवरलैप करते हैं हेड ऑन, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। और जब दो ऑर्बिटल यूं ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई। पाई बॉन्ड इज गोइंग टू बी फॉर्म लाइक दिस हियर। ठीक है, सो दिस इज द पाई बॉन्ड दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म। सो ये पाई बॉन्ड आपको इस तरह बनाना होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज aldehyde and ketones, right? Okay, next is aldehyde and ketones, जो हम नेक्स्ट हमारा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सिग्मा तो वो सीधा सीधा जो मैंने अभी बनाया भी था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। Let me show you again. Okay, now let's come to the aldehyde and ketone के क्वेश्चंस कंबाइन होते हैं, so you may see more ketone के क्वेश्चंस, जो दोनों एक ही उससे हम कर लेते हैं। जरा देखिए, वो कह रहे जी ये एक रिएक्शन है प्रोपेनोन, ये कीटोन है टेक्निकली, ओके इट्स नॉट एल्डिहाइड, आप इसको कीटोन समझते हैं। कह रहा है प्रोपेनोन इज अ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट, शोज सम रिएक्शंस ऑफ प्रोपेनोन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये सामने रिएक्शन 1 इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब फिर मैकेनिज्म आ गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसका होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का मैकेनिज्म होता है। कंप्लीट फिगर 1.2 टू शो द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए, राइट। अब फिर वही मैकेनिज्म मैं आपको कहता हूँ कि पूरी एक लैंग्वेज होती है जो आपने वर्ड्स में नहीं लिखनी होती, बट एरोस के थ्रू बताना होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर जाके बॉन्ड बनाएगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है वो तोड़ के वापस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आ जाएगा। तो आप कहते हैं जी ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, इसमें अगर आप जैसे इधर देखें, ये पहले रिएक्शन को समझिए कि ये रिएक्शन क्या था। ये प्रोपेनोन जब आपका रिएक्ट करता है ना विद HCN, तो ये रिएक्शन बेसिकली HCN के साथ होता है, जिसमें आप कहते हैं जी इधर H चला जाता है और इधर CN चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये 1 2, इसने थोड़ा इसको इस तरह करके लिख दिया, लेकिन वैसे अगर मैं जनरली लिखूं तो ये चीज होगी, ये प्रोपेनोन है ना। जब आप इसको HCN से रिएक्ट कराते हैं बच्चों, तो ये क्या होगा, KCN कैटलिस्ट होता है, उसमें सिर्फ रोल कैटलिस्ट का है। तो आप कहते हैं जी वही दोनों CH3 एज इट इज लिखें जैसे पहले थे, उनमें कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ जो सेंटर पार्ट है उसमें चेंज आएगा। ये जो ये वाला हिस्सा है, यस, ऊपर वाला O के साथ H आके अटैच हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, OH। और नीचे C के साथ क्या अटैच हो जाएगा, CN। तो ये एक और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है जिसमें एक नहीं दो फंक्शन ग्रुप होते हैं, जिसे आप कहते हैं हाइड्रोक्सी नाइट्राइल। हाइड्रोक्सी नाइट्राइल, ओके। ओके, अब वो कह रहे हैं जी इसका मैकेनिज्म बताना है। तो मैकेनिज्म में भी आपको याद होगा जब हम इसका मैकेनिज्म लिखते थे तो हम कहते थे जी कि बेसिकली जो KCN है वो अपना CN देता है और वो इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है अपने लोन पेयर से, और एडिशन रिएक्शन होनी है। तो आप कहते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल यही होगा, ये चीज इधर देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव दिखाना होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव है ये पार्शियल नेगेटिव है। तो CN जो किससे आता है, कैटलिस्ट से, वो प्रोवोक करता है इस कार्बन, ठीक है, और इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। लेकिन वो तो कार्बन एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना इलेक्ट्रॉन पेयर,
जब तक कि अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऊपर नहीं दे देता। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ये इधर दे देता, राइट। एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा देखें, ये CH3, ये C, ये O, नेगेटिव चार्ज, और ये जो उसका इलेक्ट्रॉन पेयर था वो भी साथ आ गया। और फिर नीचे जैसे मैं पहले भी कह रहा था CH3 में कोई चेंज नहीं आया। सो जब भी ऑर्गेनिक में एक चीज हमेशा से मैं सिखाता होता हूँ और आप ये किया करें, बस कॉपी किया करें। तो ये नीचे CN आपने एज इट इज कॉपी कर दिया, तो जो भी मैंने ड्रॉ किया मैंने इसको देख के ड्रॉ किया, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में फिर प्रोटोनेशन हो जाती है कि जो प्रोटॉन आता है वो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नीचे से आया था उसको यूज करके उसको H पॉजिटिव ऐड कर देता है, जिसे प्रोटोनेशन भी कहते हैं, राइट। सो ये बन जाता है। तो ये बेसिकली इंटरमीडिएट था जो बना, एंड दैट इज द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म, राइट। सो इसके जो 3 मार्क्स हैं वो भी आपके सामने हैं, जिसमें के ये कर लिया एरोज हैं, करेक्ट डायपोल्स हैं, इंटरमीडिएट है, ठीक है। और ये जो एरो है, सो इन सब के मार्क्स है। और इस मैकेनिज्म को आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट। और इसमें जो HCN के साथ CN होता है ना, जो ये H कहाँ से आया, ये HCN से आया। तो बाद दफा एग्जामिनर ना इसको इस तरह भी दिखा देते हैं, राइट। सो ये जो बॉन्ड है वो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो चेंज होके CN के पास चला जाता है। बट क्योंकि इस केस में आप डायरेक्ट प्रोटोनेशन भी दिखा सकते थे, क्योंकि CN जो है, सो H पॉजिटिव जो है, that turns into this, right? Is it clear? And this mechanism is known as nucleophilic addition. Explain why A does not show the optical isomerism. अब वो कह रहे हैं जी इसी के आगे लेके चलते हैं, A में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए 2 कार्बन के साथ क्या अटैच होने चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप, लेकिन इसके साथ क्या है, ये भी CH3 है और ये भी क्या है, CH3। 2 क्या अटैच है, यस CH3। सो इसकी वजह से देयर इज नो कायरल कार्बन, राइट। Yes, there is no chiral carbons. Okay, suggest the reagent condition for the reaction 2. Reaction 2 में क्या हो रहा है पहले जाके देख लेते हैं। What is the reagent condition? फिर हमेशा से आपको बताया कि जब आपने देखना है इसको तो आपने गौर से देखना है कि क्या चेंज क्या है। आप कहते हैं जी मैंने गौर से देखा है, जो चेंज है वो एक ही चेंज है, जो CN है वो किस में चेंज हो गया, COOH में। तो आप कह रहे हैं जी CN जो है वो अगर COH में चेंज हुआ है, राइट। सो स्ट्रेट फॉरवर्डली ये CN का रिएक्शन सोचना है हमें। तो CN का एक ही रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, पूरे सिलेबस में देयर इज ओनली वन रिएक्शन व्हिच इज नोन एज हाइड्रोलिसिस, एसिडिक और अल्कलाइन। तो जस्ट जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बने वो एसिडिक होती है, और जिसमें अल्कलाइन बने वो जिसमें सॉल्ट बने वो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है। ये जो CN है, जो CN जो है वो किस में चेंज हो गया, COOH, राइट। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, राइट। अब वो कहता है इसके लिए क्या रिएक्शन होता है, कोई भी डाइल्यूट एसिड, H2SO4 aqueous डाइल्यूट और HCl और हीट। रिएक्शन 3 जी नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस हो रही है। रिएक्शन 3 is a reduction reaction. Construct an equation to represent the reaction 3. नहीं, किसको, CN की बात करें आप, नो। CN का ये होता है, ये जैसे RCN है ना, यानी ये CH3CH2CN है। जब आप इसको हीट करते हैं, और डिपेंड करता है कि आपने क्या डाला है, अगर H2SO4 एक्वस डाला है तो भी हाइड्रोलिसिस होगी, और अगर NaOH एक्वस डाला है तो भी हाइड्रोलिसिस होगी। पहले तो ये समझना है दोनों केसेस में क्या होगी। और हाइड्रोलिसिस में जो CN होता है वो COOH बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। साथ में क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का सॉल्ट बन जाएगा विच इज अमोनियम सल्फेट। और नीचे बनना तो यही चाहिए, आप कह रहे हैं हर हाइड्रोलिसिस में वही बनना चाहिए, बट जो सॉल्ट बनता है ना वो एल्कली से रिएक्ट करके वो इसमें चेंज हो जाता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में प्लस NH3 एक्वस। सो ये डिफरेंस है। तो अभी जब आपने गौर से देखा तो आपने कहा था ये चीज है बेसिकली ये, and this is turned into this thing.
This is turned into COOH. ऐसे ही। सो अब अगर आपने गौर से देखा तो CN सिर्फ COOH में चेंज हुआ, तो क्या यूज होगा इसके लिए? यस। और अगर CNCOONA में चेंज होता या COO नेगेटिव चेंज होता, ठीक है, तो फिर अल्कली NaOH या KOH, राइट? So next is reaction 3 is a reduction reaction. Construct the equation for the reaction 3. Construct the equation for the reaction 3. Use H to represent one hydrogen atoms of the reducing agents. Right? कह रहे जी रिएक्शन 3 पहले देख लेते हैं कि रिएक्शन 3 है क्या। अगर आप रिएक्शन 3 को देखें, इधर देखो बच्चों, रिएक्शन 3 में गौर से देखना है हमने हो क्या रहा है। रिएक्शन 3 में एक कीटोन है जो किस में चेंज हो रही है, वो अल्कोहल में चेंज हो रही है, ठीक है। सो कीटोन किस में चेंज हो रही है? अल्कोहल में, राइट। अब इसका मतलब है इसकी क्या हुई है? रिडक्शन। कीटोन के दो ही तो रिएक्शन होते हैं, तीन एक्चुअली, बल्कि दो ही। और जो HCN के साथ अभी किया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो रिएक्शन है ना, उसका मैकेनिज्म भी जो अभी हमने किया है भाई। सो रिडक्शन हुई है यहाँ पे, ओके। सो अब इस रिडक्शन में आपको याद होगा सिंपल दो हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, एक H इधर ऐड होता है, एक H इधर ऐड होता है। और इस रिडक्शन के लिए आपको दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, कौन से? NaBH4 या LiAlH4। NaBH4 और LiAlH4, तो दोनों यूज कर सकते हैं। इसकी इक्वेशन में बस आपने दो हाइड्रोजन डाल देने होते हैं, राइट। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट करें, तो वो क्या होगी, वो ये देखें। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें आपको जरूर बैलेंस करके डालने होते हैं। वो कहते हैं ये प्रोपेनोन है, CH3COCH3 प्लस 2H, ये गिव्स अस व्हाट? CH3। और आपको पता नहीं ये दोनों वो हट जाएगा, दो H आ जाएंगे, तो एक CH के साथ आ गया, एक OH के साथ आ गया, एंड देन CH3। और कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होता, इसलिए दो हाइड्रोजन यूज किए हैं, नो वाटर इज फॉर्म। स्टेट व्हाट इज नेम द C, तो C का नाम क्या हो गया? इट इज प्रोपेन-2-ol। और व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन द रिएक्शन 4? रिएक्शन 4 में क्या हुआ है? 2,4-DNPH डाला है, तो 2,4-DNPH से क्या ऑब्जर्व होता है? ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स। और नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई द फेलिंग्स रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट विद प्रोपेनोन। प्रोपेनोन से रिएक्ट क्यों नहीं करता फेलिंग? फेलिंग आपको पता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखें केमिस्ट्री के अंदर, तो एसिडिफाइड, याद रखना इसको, एसिडिफाइड नहीं लिखोगे तो ये नहीं बनते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये जरा अच्छे वाले हैं। और फिर फेलिंग सॉल्यूशन, फिर क्या होता है? टॉलरेंस रिएजेंट। दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट, ये सब के सब, ओके। अब वो जो एल्डिहाइड है, क्योंकि उसमें एक एडिशन रिएक्शन भी होता है, एडिशनल रिएक्शन नॉट एडिशन, वो है उसकी ऑक्सीडेशन, जिससे वो किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो जो ऑक्सीडेशन है वो फेलिंग सॉल्यूशन से भी हो सकती है, और टॉलरेंस रिएजेंट जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनसे भी हो सकती है, ओके। सो इसलिए आप कहते हैं, लेकिन कीटोन जो है, क्योंकि उसकी क्या नहीं होती? ऑक्सीडेशन नहीं होती, क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। बट उस लॉजिक में नहीं जाना, एक ही नंबर है, आपने सिंपल लिख देना है कि फेरिंग जो कीटोन्स हैं वो कैन नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, yes, or in other words cannot act as reducing agent, right? Next, कह रहे जी ये एक रिएक्शन है, द फिगर 6.2 shows the two reactions involving V। जब भी इस तरह का कंपाउंड आए बच्चों, तो आपने फौरन से कंफ्यूज नहीं होना होता, आपने फौरन से ये देखना होता है कि क्या फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो आप कहते हैं जी ये जो फंक्शनल ग्रुप मुझे नजर आ रहा है, CO के दोनों साइड पे कार्बन है, दिस इज कॉल्ड एस्टर। व्हाट इज दिस? CO के दोनों तरफ कार्बन है, व्हाट इज दिस? कीटोन। और ये डबल बॉन्ड है, व्हाट इज दिस? राइट।
तो पहले तो आपने ये देखा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फिर आपने देखा कि रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 में चेंज क्या आ रहा है बच्चों। आपने कहा जी कि इसमें जो चेंज आया है वो एस्टर तो एस्टर ही रहा है, यस, कीटोन से क्या बन गया है, अल्कोहल, राइट। और अगर कीटोन से अल्कोहल बना है और एक और चेंज भी आया है, एल्कीन से एल्केन बन गया है, तो बेसिकली इधर भी दो हाइड्रोजन ऐड हो गए एक तरह से, ठीक है, और इधर भी दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, यानी इधर भी रिडक्शन होगी और इधर भी क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई। तो कहता है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ टी फॉर ईच फंक्शनल ग्रुप दैट रिएक्ट्स इन द रिएक्शन 1। टी का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ टी, यस, टी हैज कॉज्ड रिडक्शन, सो जो भी रिडक्शन कॉज करता है वी कॉल इट, नो, जो रिडक्शन कॉज करता है और खुद तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, टी इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ रिएजेंट यू। अब वही लॉजिक लगाते हैं, यू में क्या चेंज आया, जरा गौर से देखो बच्चों, व्हाट इज द चेंज दैट इज हैपनिंग इन यू, कौन सा फंक्शन ग्रुप बचा हुआ है और कौन सा चेंज हो गया, जरा बताएं। कीटोन से OH हो गया है, यस, एल्कीन वैसा ही रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि रिडक्शन तो हुई है लेकिन आधी हुई है, कोई वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे NaBH4 होगा प्रोबेबली, वही कीटोन की रिडक्शन कर सकता है, एल्डिहाइड की कर सकता है लेकिन एल्कीन की नहीं कर सकता, राइट। सो इसका नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और NaBH4, NaBH4, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। ये तो था कीटोन के बारे में जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बट आप लिख लें, वी कैन टॉक अबाउट इट इन द एंड, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एक ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के ऊपर आते हैं। कन्वर्जन से मुराद ये कि नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट द ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, राइट। सारे फंक्शनल ग्रुप को एक दफा इकट्ठे टेस्ट करके फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी जाते हैं, राइट। अगर हम सारे को एक ही दफा टेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स जो है इज हियर, इसमें क्या होता है, इसको ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में इसलिए कह रहा हूं, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों मैं इसको ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स कह रहा हूं। देखो बच्चों, इसमें होता ये है कि देखिए, इसमें बच्चों आपको ना पूरा एक सीरीज दे देता है वो। अब देखो, मैं इसको ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स का नाम क्यों दे रहा हूं, कि इसमें ना पूरी एक सीरीज आपको दे देता है। सीरीज का मतलब है कि इधर देखिए, यहां से स्टार्ट किया उसने, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक है ये, यस, और फिर एंड पे देखें कौन सा है, एल्कीन है प्रॉब्लम, बिल्कुल आखिरी। तो आप कहते हैं सीरीज ऑफ रिएक्शन से वो आपको पूछ रहा होता है, तो इसका मतलब है पहले आपने बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड किस में चेंज हुआ है, अल्कोहल में, जैसे आपने राइटली कहा इसकी क्या हुई होगी, रिडक्शन। फिर अल्कोहल किस में चेंज हुआ है, हेलो एल्केन में। इसको ऑर्गेनिक सिंथेसिस या ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स कहते हैं, जिसमें मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू वो एक चीज प्रिपेयर करता है, ठीक है। और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, अब ये वाले क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी इसलिए होते हैं क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक गो में आनी चाहिए, सारे रिएक्शंस एक गो में आने चाहिए, ठीक है। वो हेलो एल्केन है और फिर ये है। अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन सोचने हैं पहले, फिर अल्कोहल के रिएक्शन सोचने हैं, फिर हेलो एल्केन के सोचने हैं, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। कहता है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन द रिएक्शन 1, तो रिएक्शन 1 में क्या रिएक्शन हो रहा है, जरा देख के बताएंगे, व्हाट इज हैपनिंग इन द रिएक्शन 1। यस, तो आप कह रहे हैं सिर्फ टाइप उसने पूछी है, तो हम गोना राइट द रिडक्शन, ओके। व्हाट इज इन द सेकंड स्टेप, सुटेबल कंडीशन फॉर द रिएक्शन 2, रिएक्शन 2 के लिए क्या कंडीशन चाहिए, रिएक्शन 2 के लिए आप यूज कर सकते हैं HCl यूज कर सकते हैं, और PCl5 यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं, SOCl2 यूज कर सकते हैं, PCl3 यूज कर सकते हैं। रिएक्शन 3 इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। Write an equation for the reaction and identify the solvent and conditions.
क्या होगा? सॉरी, यस, तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? CH3CH2CH2Cl, कितने हैं? 2 और 1 3 है ना, 3 ही बना दिए मैंने। तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? जी, नो, अल्कोहलिक, एथेनॉलिक, ना NaOH। जी, उसके बाद क्या बन जाएगा? एक एल्कीन बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaCl प्लस H2O। गॉट इट? ओके, वो कहता है सॉल्वेंट एंड कंडीशंस। व्हाट आर द सॉल्वेंट एंड कंडीशंस? एथेनॉलिक और हीट अंडर रिफ्लक्स, एथेनॉल और हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, इसी तरह वो कह रहे हैं C2H5OH को जब आप इसमें कन्वर्ट करते हैं C3H6 में, फिर क्या हो गई है? एलिमिनेशन। ओके, अब इसी तरह अगर आप इसमें देखें, ये देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? ये कौन सा अल्कोहल, ये कौन सा है? Br की जगह कौन आ गया? Cn। फिर Cn में क्या चेंज आया? COOH। तो इसमें आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। पहले आपको हेलो एल्केन के रिएक्शन आने चाहिए, फिर किसके आने चाहिए? नाइट्राइल के, और फिर नाइट्राइल का तो एक ही है। Cn जब COOH में चेंज होता है तो क्या यूज होता है? डाइल्यूट H2SO4। राइट, सो ये चीज इसके साथ आपको लिखनी होती है। राइट, सो इसमें भी अगर आप फॉर एग्जांपल इसको देखें तो आइडेंटिफाई द रीजन कंडीशन विद रिएक्शन 1 के लिए क्या रीजन, क्या कंडीशन होगा बच्चों? KCN एक्वस। और व्हाट अबाउट द टू, व्हाट अबाउट द टू, रिएक्शन 2 में क्या होगा? जी, पूरी इक्वेशन लिखती है बच्चों तो आपको साथ में हाइड्रोलिसिस, क्योंकि एक्चुअली पानी के साथ रिएक्शन होता है, लेकिन क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है, तो आप साथ HCl, तो ये इक्वेशन याद रखिए, ये लिख लीजिए, ये आती है। ठीक है, तो आपको पानी और HCl दोनों साथ साथ लिखने होंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन तब कंप्लीट होगी, और फिर बाद में हम इसको बैलेंसिंग करेंगे तो ये बन जाएगा C2H5 ट्वाइस CH, बस उसी को कॉपी कर रहा हूं, आगे मैंने कर दिया COOH। राइट, और साथ में अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। तो ये याद रखना, हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन में, ये हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन में, रिडक्शन की इक्वेशन, ये सारी आपको अलग से आनी चाहिए। ओके, कह रहे वी रिएक्ट्स विद प्रोपेन टू ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H2SO2 फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड W। ये देखो बच्चे, कह रहे वी को मैंने प्रोपेन टू ऑल से रिएक्ट किया है, ये वी है, इसको आपने रिएक्ट किया है प्रोपेन टू ऑल से, ये सॉरी प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो कह रहे जब आपने इसको इसके साथ रिएक्ट किया है इन द प्रेजेंस, तो क्या बना होगा? एस्टर बना होगा। ओके, कह रहे जी व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? नो, इसको आपने हमेशा कंडेंसेशन कहना होता है, स्टेरिफिकेशन नहीं कहें, बल्कि जिसमें भी लॉस ऑफ वाटर होता है, आप उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? जब दो चीजें ऐड होकर लॉस ऑफ वाटर होता है, कंडेंसेशन कहना है आपने टाइप ऑफ रिएक्शन। जो फंक्शनल ग्रुप बना है वो क्या है? एस्टर। इसी को मैंने कॉपी किया है, इस चीज को, और साथ अमोनियम क्लोराइड लिख दिया NH4Cl। COOH है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाना होगा ये देखें। आप कह रहे हैं जी इसका जाएगा OH, और इसका क्या आ जाएगा? यहां से H चला जाएगा, बस इस सारे को ऐड कर लें तो आप कहते हैं जी 1 2 3 4 5 6 और 3 9, तो C9 होंगे। राइट, तो अगर C9 होंगे तो H कितने हो जाएंगे? 18, और साथ O2 बन जाएगा। समझ आ गई बात? तो दिस इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। इज इट क्लियर? राइट, सो ये बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसमें कवर हो गया, और ये जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस वाले केस में भी देखिए, कंपाउंड C कैन बी यूज्ड टू फॉर्म H। कह रहे ये कंपाउंड C है जिससे हमने क्या बनाना है? H बनाना है। ठीक है, कह रहे कंपाउंड C जो है वो ये चीज है, वन पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ H डिफरेंट रिएक्शन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये देखिए वो कह रहा है ये C है,
अब जैसे मैंने कहा फौरन चीज क्या देखनी होती है कि डबल बॉन्ड है तो क्या होना चाहिए उसमें, एल्कीन है। एल्कीन को आपने HBr से रिएक्ट किया तो आपको समझ आ गई क्या होगा, एक तरफ ये देखिए डबल बॉन्ड खत्म हो गया, एक तरफ H आ गया और एक तरफ कौन आ गया, Br। तो आप कह रहे हैं वो H तो नजर नहीं आ रहा, स्केलेटल में आपको पता है H कभी भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि अगर आप रिएक्शन 3 देखें तो रिएक्शन 3 में क्या हुआ है, कीटोन बना है। तो फिर आपको कोई ऐसा रिएक्शन एल्कीन का सोचना होगा जिसमें कीटोन बने। कोई ऐसा रिएक्शन है एल्कीन का, एल्कीन का कीटोन से तो मुझे नहीं लगता कोई रिएक्शन हमने देखा है या देखा है। यस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, राइट, जिसमें के ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है यहाँ से, जिसमें के 3 ऑप्शंस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जैसे सेंस बनाता भी है, ये सी है ना, तो इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, और ये बीच वाला सी है, उसकी जो ऑक्सीडेशन होगी तो ये C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा CH3। तो ये क्या बन गया, कीटोन। सॉरी जी नहीं, बस ये अलग हो गया और उधर से भी अलग होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये बट ये जो चीज बनी है ये है। और साथ जो जी बना है वो भी बता देते हैं। जी में फिर यहाँ से ब्रेकेज हुई है ना, तो ये 2 कार्बन है जी में, और जो ये वाला कार्बन है वो H है। तो जब CH की ऑक्सीडेशन होती है तो वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O OH, और इसके इधर है CH3, ठीक है। सो CH3 becomes what, C double OH, right? So CH3 becomes C double OH, right? So CH3 C double OH, तो G हमारा ये हो गया, which is CH3 C double bond O। अभी क्वेश्चन नहीं मैंने देखा क्या पूछे, बट ओवरऑल द नॉलेज विच आई एम यूजिंग वो ये है। अब इसमें राइट, अब वो कह रहे हैं कि जे जो है, जे के साथ अब जे कैसे बना, उधर देखें ऊपर, जे का मुझे कैसे पता चलेगा, इस H से मुझे जे का भी पता चल सकता है, ऐसे ही है ना। क्योंकि आप देखें कि अगर एक जो है वो ये देखिए, ये एस्टर बना है ना, तो उस एस्टर में अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, तो बाकी सारा कंपाउंड क्या है। तो मैंने इसको यहां से काट के मैं हाईलाइट करने लगा हूं बच्चों, ये हिस्सा, ये सारा अल्कोहल था जो अटैच, ऐसे ही है ना। तो जे को मैं यहां ले जाता हूं, आप कहते हैं इसका मतलब ये चीज है, 1 2 3, इधर भी और यहाँ OH, ये हमारा जे आ गया, ठीक है। सो बार बार एक चीज नोटिस कर रहे हैं आप कि मैं जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उन्हीं को ही कॉपी कर रहा हूं आगे पीछे। बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, स्केलेटल भी आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, राइट। सो ये सारी चीजें, अब उसके ऊपर क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते, राइट। आज की महफिल यहाँ पे बर्खास्त कर देते हैं, विल कंटिन्यू दिस